हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डांस स्टडी क्लासेस। मैं आपका एजुकेटर अंकित कुमार रीजनिंग फैकल्टी के साथ आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिएगा। अब हमारा नेक्स्ट सेशन था जो हमने कैलेंडर पर कल समाप्त किया था, आज उसको वापस से स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के साथ, सेशन 2 के साथ। दिल से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट से पता चलता है और हमें मोटिवेट भी मिलता है कि आप लोगों ने हमें कितना प्यार दिया और कितना सपोर्ट किया। चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। कल जितना पढ़ा था सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि कल का जो भूला हुआ पार्ट है वो हम बिल्कुल भी भूल ना जाएँ। चलिएगा नेक्स्ट अब डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ रखा था। ठीक है, चलिएगा। कैलेंडर में हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ रखा था। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा था कि एक वीक में कितने डेज़ होते हैं। एक वीक में कितने डेज़ होते हैं, तो हमें पता था एक वीक में कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़ होते हैं। फिर सेकंड हमने पढ़ा था एक ऑर्डिनरी ईयर मीन्स एक सामान्य वर्ष। एक ऑर्डिनरी ईयर मीन्स एक सामान्य वर्ष में कुल मिलाकर कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। इसी में हमने पढ़ा था कि इसमें कितने सप्ताह होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि इसमें कितने सप्ताह होते हैं और कितने एक्स्ट्रा डेज़ होते हैं, कितने एक्स्ट्रा डेज़ होते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा डेज़ कितने होते हैं, इसमें सबसे पहले तो 365 डेज़ होते हैं और 52 वीक होते हैं और 1 डे एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है, 1 डे एक्स्ट्रा होता है। नेक्स्ट हमने फिर क्या पढ़ा था, एक लीप ईयर मीन्स अधिवर्ष। एक लीप वर्ष मीन्स एक अधिवर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। और इसमें वीक्स कितने होते हैं, इसमें भी वीक्स कितने होते हैं, आपके 52 होते हैं। परंतु जो आपके एक्स्ट्रा डेज की गिनती है वो कितनी हो जाती है, 0-2 हो जाती है। ठीक है, कल हम लोगों ने इतना कल पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डिनरी ईयर है, जो लीप ईयर है, उसको लीप ईयर फाइंड करने के लिए किससे डिविजिबल करना पड़ेगा। तो हमने बताया था किससे डिविजिबल करना पड़ेगा, 4 से डिविजिबल करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी आपके लीप ईयर है उनको कितने से डिविजिबल कर आप कर सकते हैं, 4 से डिविजिबल कर सकते हैं। परंतु उसमें रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। रिमाइंडर आपका कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेंचुरी ईयर के बारे में। किसके ईयर के बारे में, सेंचुरी ईयर के बारे में, मीन्स शताब्दी वर्षों के बारे में। तो शताब्दी वर्ष होते क्या क्या हैं, शताब्दी वर्ष होते हैं जिनका पहला, जो इनका स्टार्टिंग ईयर हो। ठीक है, जैसे 2000, 2100, 1600, 1500। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष होते हैं। अब अगर इनमें हमें लीप ईयर फाइंड करना हो तो हमें किससे डिविजिबल करना पड़ेगा, 400 से। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, क्या क्वेश्चन दिया था कि इनमें से कौन सा आपका लीप वर्ष नहीं है या लीप वर्ष है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर आया था, क्योंकि 2100 लीप वर्ष नहीं आता। 2104 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाता है, परंतु 2100 एक शताब्दी वर्ष है, तो वो किससे डिविजिबल होगा, आपका 400 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिएगा। ये कल हम लोगों ने इतना पढ़ रखा था। अब आगे के सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक कमेंट आया था, सबसे पहले उसे सॉल्यूट करते हैं कि सर फेब्रुवरी में ही 29 डेज क्यों जोड़ा गया, मीन्स वो जो एक दिन एक्स्ट्रा है वो फेब्रुवरी के अंदर ही क्यों जोड़ा गया। देखिएगा, हमें अच्छे से पता है कि हमारी जो 30 दिन होते हैं, मीन्स जो 30 दिनों वाले महीने होते हैं वो कितने होते हैं, 5 महीने ऐसे होते हैं जो 30 दिन वाले रहते हैं। 31 दिन वाले कितने महीने रहते हैं, आपके 6 महीने रहते हैं। और एक महीना ऐसा रहता है जिसमें 28 या 29। तो उनका क्वेश्चन था, सर इसमें 29 तारीख एक दिन फरवरी में ही क्यों जोड़ी गई। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जब कैलेंडर बनना स्टार्ट हुए थे तो 30-31 तक ही सीमित थे। फिर उन्हें जब एक्स्ट्रा डेज करना पड़ा तो यही एक ऐसी जगह थी जिसमें वो ऐड करना चाहते थे। देखिएगा, इन दोनों की लिंक तो बदल जाती। अगर वो होता तो क्या 30 हो जाता, फिर यहाँ पर 31 हो जाए, या फिर 32 कर देते और ये 28 ही रहता। तो इनमें बढ़ाने की बजाय उन्होंने क्या किया, ये जो खाली बचा हुआ था, जो प्रॉपर ना तो 30 था ना ही 31 था, इसलिए उसमें एक दिन क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, 29 फरवरी, जो 4 साल में क्या होती है, एक बार आती है। ठीक है, ये था, एक डाउट था जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब फटाक से नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं, मीन्स नेक्स्ट बातों की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट चीज़ पर क्या,
चलिए नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, देखिएगा कल हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हाँ लीप ईयर कौन से होते हैं, शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं। अब देखिएगा जो आपके सामान्य वर्ष रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं लिख रहा हूँ, जो आपके सामान्य वर्ष रहते हैं, जो आपके सामान्य वर्ष रहते हैं उनका पहला और अंतिम दिन, उनका पहला और अंतिम दिन समान रहते हैं, अंतिम दिन समान रहते हैं। इनका पहला और अंतिम दिन क्या रहते हैं, बिल्कुल समान रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 जनवरी 2001 को मानना है मैंने, ये 1 जनवरी 2001 को बुधवार है, 1 जनवरी 2001 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा वार होगा। तो सिंपल सी बात होगी, कौन सा वार होगा, बुधवार ही होगा। ठीक है, कौन सा वार होगा, बुधवार ही होगा। वर्ष का जो सामान्य वर्ष रहते हैं उनका पहला दिन और अंतिम दिन क्या रहते हैं, समान रहते हैं। अगर 1 जनवरी 2001 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2001 को भी क्या होगा, आपका बुधवार ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको अभी थोड़ी ही देर में एसएससी सीजीएल का एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो आप अब देखकर ही बना देंगे। जी हाँ, एसएससी सीजीएल का आपको एक सिंपल सा प्रश्न दूंगा जिसे आप सिर्फ मन में ही बना देंगे। मुश्किल से आपको 2 सेकंड से भी कम का समय लगेगा अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो। ठीक है, देखिएगा वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या रहते हैं, बिल्कुल समान रहते हैं। 1 जनवरी 2001 को अगर बुधवार है तो 31 दिसंबर 2001 को भी क्या होगा, आपका बुधवार ही होगा। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, परंतु यही चीज़ आपकी कहाँ बदल जाती है, यह चीज़ आपकी बदल जाती है कहाँ पर, लीप वर्ष में। ये चीज़ें आपकी कहाँ बदल जाती है, लीप वर्ष में। ये चीज़ें आपकी कहाँ बदल जाती है, लीप वर्ष में, मीन्स लीप ईयर में। लीप ईयर में पहला और अंतिम दिन क्या हो जाते हैं, आपके असमान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आपके असमान होते हैं, असमान होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2000 को गुरुवार है, 1 जनवरी 2001 को 1 जनवरी 2000 को गुरुवार है, तो 31 दिसंबर 2000 को क्या हो जाएगा, एक दिन जस्ट क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। मीन्स गुरुवार से क्या हो जाएगा, वो चीज़ आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। मीन्स सामान्य वर्ष में आपके समान रहते हैं, परंतु लीप वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं, असमान होते हैं। मीन्स क्या होता है, वर्ष की तुलना में उसका क्या हो जाता है, एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक दिन क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, एक दिन क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने माना 1 जनवरी 2000 को गुरुवार है, तो 31 दिसंबर 2000 को क्या हो जाएगा, वो शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, एक दिन का बढ़ जाएगा। इसी प्रकार इसमें ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जो आपको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे दिए जाते हैं। जैसे उसने बोल दिया 1 जनवरी 2000 को गुरुवार है, तो 31 दिसंबर 2000 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। या फिर वो बोल दे 1 जनवरी 2000 को गुरुवार है, तो 1 जनवरी 2001 को क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2001 को क्या हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, हमें पता है कि 1 जनवरी 2000 को क्या हो रहा है, गुरुवार हो रहा है। तो 1 जनवरी 2000 को गुरुवार हो रहा है, तो ये हमारा लीप वर्ष है। तो हमें पता चल जाएगा 31 दिसंबर 2000 को क्या हो जाएगा हमारे पास में, फ्राइडे, मीन्स कि क्या, शुक्रवार। तो हमें पता चल जाएगा फ्राइडे है तो एक दिन एक्स्ट्रा, मीन्स 1 जनवरी 2001। शुक्रवार के बाद क्या आता है, डायरेक्ट शनिवार, मीन्स कि क्या, आपका सैटरडे। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो बिल्कुल एग्जाम में एज इट इज़ पूछी जाती है। क्या होता है, एज इट इज़ पूछी जाती है। इससे रिलेटेड आपका एक एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, वो आपको क्या करना है, बिल्कुल सॉल्यूट करना है। एक बार और वापस समझा देता हूँ ताकि आप इसको भूले नहीं। देखिएगा ये बहुत मामूली सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्यूशन करना, पर फिर भी आपको एक बार इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, अगर 1 जनवरी 2001 को, यदि 1 जनवरी 2000 को आपका 1 जनवरी 2000 को आपका शुक्रवार है, सपोज किया मैंने वापस से शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर
2000 को क्या हो जाएगा, उसकी तुलना में क्या हो जाएगा, वो एक दिन बढ़ जाएगा, मीन से क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। और 1 जनवरी फिर 2001 को क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ सपोज किया है, ध्यान से सुनिएगा। लीप वर्ष में आपका एक दिन बढ़ जाता है, पर सामान्य वर्ष में अगर वापस इसी को कंटिन्यू करूँ और 31 दिसंबर 2001 के बारे में बात करूँ तो ये आपका कौन सा ईयर हो जाएगा, ये आपका ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा, मीन्स सामान्य वर्ष हो जाएगा। और सामान्य वर्ष में कोई भी वर्ष आपका क्या रहता है, कोई भी वार क्या रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, देखिएगा एक क्वेश्चन है, देखिएगा, यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, देखिएगा यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, यदि एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, यदि वह वर्ष लीप वर्ष, चलिए ये आपके 3 प्रश्न हैं आपके सामने, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है और तीनों ही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन से। ठीक है, मैंने अभी जस्ट जैसे ही बताया कि वर्ष का पहला दिन अगर सामान्य वर्ष हो और वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या रहते हैं, समान रहते हैं, परंतु लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। उसी प्रकार देखिए उस छोटे से कॉन्सेप्ट से एसएससी सीजीएल में आपको प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, वह वर्ष जो लीप वर्ष नहीं हो, मतलब लीप ईयर नहीं हो, लीप ईयर नहीं हो का पहला दिन रविवार, जिसका फर्स्ट डे क्या हो, रविवार हो, मीन्स 1 जनवरी क्या हो उसकी, रविवार हो, 1 जनवरी क्या हो उसकी, रविवार, 1 जनवरी क्या हो उसकी, रविवार हो, तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर पहला दिन बोला 1 जनवरी तो आखिरी दिन कौन सा होगा, 31 दिसंबर। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रविवार ही होगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया आप लोगों को कि वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या रहते हैं, समान रहते हैं। किसमें समान रहते हैं, जो लीप वर्ष ना हो, जो सामान्य वर्ष हो। और अगर ये लीप वर्ष नहीं है तो क्या कहलाएगा, केवल और केवल सामान्य वर्ष कहलाएगा। क्या वर्ष कहलाएगा, सामान्य वर्ष या ऑर्डिनरी ईयर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक सप्ताह का एक दिनों में कुल कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह के एक दिनों में, एक सप्ताह के एक दिनों में कुल कितने दिन होते हैं। देखिएगा एक सप्ताह, सप्ताह बोल दिया तो समझ में आ गया क्या, सप्ताह कितने दिनों का रहता है, 7 डेज का रहता है। सिंपल सी बात है, सप्ताह कितने दिनों का रहता है, मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, पहले ही लेक्चर में, कि सप्ताह में कुल कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो एक सप्ताह बोला है तो मीन्स कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक सप्ताह बोला गया है तो सप्ताह मीन्स कितने, 7, और x तो है ही सही, तो कितना हो जाएगा 7x। x दिनों में कुल कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह तथा, यहाँ तथा था, एक सप्ताह के एक सप्ताह तथा एक दिनों में कुल कितने दिन होते हैं। तो एक सप्ताह अलग है तथा एक दिन अलग है। यहाँ पर बोला क्या गया है, कुल बोला गया है, और कुल का मतलब होता है आपका क्या, एडिशन करना। अब देखिएगा 7x², पहला ऑप्शन जरा चेक करिएगा, 7x² बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसने क्या किया, 7 × x मीन्स क्या हो जाएगा आपका 7x², जो कि बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि उसने कुल बोला है, और कुल का अर्थ होता है एडिशन करना, मीन्स की जोड़ना। हम बोलते हैं ना टोटल कर दो, तो टोटल में तो हम गुणा तो करते नहीं है, एडिशन ही करते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, एक सप्ताह तथा एक दिनों में कुल कितने दिन होगा, तो 7x² तो होगा नहीं। ठीक है, 14x हो ही नहीं सकता, मीन्स उसका दुगना होगा नहीं। डाटा इनसफिशिएंट, अब ये दो चीज़ अगर किसी को समझ में आ गई तो मैक्सिमम डाटा इनसफिशिएंट वाला ही लगाएगा, उसको लगेगा कि यार इसमें तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं। पर ज़रा ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, एक सप्ताह, एक सप्ताह मतलब कितना, 7x, तथा कुल एक से दिन, तो कुल बोला गया है तो 7x + x कितना हो जाएगा आपके सामने, 8x हो जाएगा। ये मैथमेटिकल चीज़ था, पर उसे क्या करा, रीजनिंग के अंदर मॉडिफाई करके दे दिया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। सिंपल देखिएगा, उसी के तर्ज पर एक और क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल का ही है, p सप्ताह तथा q दिनों में, p सप्ताह तथा q दिनों में कुल कितने दिन होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में x थे, पर यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ही सप्ताह की मैनुअल बदल दी। यहाँ पर p सप्ताह और q डेज बोल दिया गया है। क्या बोल दिया गया है, p सप्ताह और q डेज बोल दिया गया है, तो जो कि दोनों ही चीज़ें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी। तो p सप्ताह तो आपको समझ में आ गया, 7p, ठीक है, और तथा कुल दिन, तथा
कुल दिन, तो सिंपल सी बात है तथा में क्या करना, कुल बोला है तो एडिशन ही करना है और इसको इस तरह से रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7p + q। कहाँ दिख रहा है 7p + q, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी अच्छे से पता हो तो आप आराम से कर सकते हो, वरना इन्हें लीव्ड कर दोगे। सिंपल से क्वेश्चन थे पर फिर भी देखिए कितना घुमा फिरा कर दे दिया। पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो उस अनुसार आपको डाटा भी अपने हिसाब से रिकनेक्ट करना पड़ेगा, वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पुराने पैटर्न्स के अकॉर्डिंग अगर आप रीजनिंग सॉल्यूट करते हैं तो माफ़ कीजिएगा आप बहुत ही ज़्यादा गलती कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा अब हमारी नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं। ये जितना अभी तक हमने पढ़ रखा था उसके बेसिस पर क्वेश्चन थे। आपको क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेंगे कि जितना आपने पढ़ लिया है उसके बाद आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को आगे करना है। अब नेक्स्ट चीज़ देखिएगा, एक क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कैलेंडर में। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और है, देखिएगा क्या है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 400 दिन में कैलेंडर, मीन्स 400 वर्ष में कैलेंडर क्या हो जाता है आपका, रिपीट हो जाता है, ठीक है। 400 वर्ष में कैलेंडर क्या हो जाता है आपका, रिपीट हो जाता है, ठीक है। 400 ईयर्स में आपका कैलेंडर क्या हो जाता है, बिल्कुल ही रिपीट हो जाता है। 400 ईयर में आपका कैलेंडर क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है, मीन्स वापस दोहराया जा सकता है। जैसे आज क्या तारीख है, आज जो तारीख है उसके जस्ट 400 साल बाद क्या हो जाएगा आपका कैलेंडर, क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कैलेंडर रिपीट कब होता है, तो 400 साल के बाद आपका कैलेंडर क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। जैसे आज जो भी तारीख है, आज 10 तारीख है, 12 तारीख है, जो भी तारीख है, 12 तारीख है सपोज, जैसे 12 मई मैंने लेकर चल लिया, ठीक है। 12 मई अगर मैंने लेकर चल लिया, 12 मई 2020, तो आज जो वार है या आज जो दिन है वो कब हमको रिपीट देखने को मिलेगा, कब पूरा का पूरा कैलेंडर देखने को मिलेगा, तो उसमें मैं क्या करूँगा 400 क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मुझे अगला कैलेंडर कब रिपीट देखने को मिलेगा, मुझे इस तारीख को या इस ईयर में मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूछा गया है कितने वर्षों में कैलेंडर रिपीट होता है, तो राइट आंसर क्या होगा 400 वर्षों में कैलेंडर क्या होता है, रिपीट होता है। कितने वर्षों में कैलेंडर रिपीट होता है, 400 वर्षों में कैलेंडर आपका क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो बिल्कुल एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट चीज़ की अगर बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ क्या कह रही है आप लोगों से। अब देखिएगा नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, चलिएगा नेक्स्ट चीज़ की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है आप लोगों का, ईसवी संवत। देखिएगा ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, ईसवी संवत का पहला दिन कौन सा माना गया है। ईसवी संवत का पहला दिन, ईसवी संवत का पहला दिन कौन सा, ईसवी संवत का पहला दिन कौन सा है। तो ध्यान से देखिएगा ईसवी संवत का पहला दिन कौन सा माना गया है, ईसवी संवत का पहला दिन कौन सा माना गया है, सोमवार माना गया है, ठीक है। सोमवार मीन्स मंडे माना गया। ईसवी संवत का पहला दिन कौन सा है, ईसवी संवत का पहला दिन कौन सा है, सोमवार माना गया है। क्या माना गया है, मंडे माना गया है, ठीक है। क्या माना गया है, मंडे माना गया है। ईसवी संवत का पहला दिन कौन सा माना गया है, मंडे माना गया है। और इसका लास्ट डे क्या हो जाएगा, मीन्स सप्ताह का पहला दिन अगर सोमवार है तो अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा, तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा आपका, इसका सप्ताह का अंतिम दिन क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। सिंपल सी बात हो जाएगी, क्या हो जाएगा इसका, रविवार हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ईसवी संवत, ये भी आपके एसएससी 10+2 का ही क्वेश्चन है। ईसवी संवत का पहला दिन कौन सा माना गया है, तो ईसवी संवत का पहला दिन कौन सा माना गया है, सोमवार माना गया है। और ईसवी संवत के सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा माना गया है, तो वो कौन सा माना गया है, रविवार माना गया है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो ज़्यादातर देखने को आपको डायरेक्ट एग्जाम में ही देखने को मिलते हैं, पैटर्न्स किताबों में नहीं छप कर आते हैं, एग्ज़ाम से ही उठाए गए प्रश्न हैं, ठीक है। जब पूरी तरीके से आप इन चीज़ों को सॉल्यूशन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बेसिक से बेसिक क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं कि इस तारीख का वार कौन सा है या इस तारीख का वार कौन सा है, उसको चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। इसलिए अंत तक बनिएगा, अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ तक पढ़ रहे थे और क्या क्या आपको इसके अंदर और पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ तक हम लोगों ने अपना अच्छा काम अच्छे से कर दिया कि हम लोगों ने कैलेंडर कहाँ तक रिपीट होता है, 400 तक रिपीट होता है। अब आगे की बात क्या कहनी है इसमें हम लोगों को कि अब आगे हमें इसमें क्या स्टार्ट करना है। आगे हमें इसमें स्टार्ट करना है कि सर
अब सॉल्यूशन कैसे करें? सबसे मेन दिक्कत ये रहती है कि कैलेंडर में यही लोगों को लगता है कि डे निकाल लिया तो सब कुछ निकाल लिया। चलो अब डे निकलवाना भी सिखा देते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि हाँ, हम कोई ना तो फॉर्मूला पढ़ेंगे ना ही किसी प्रकार का कोई कोडिंग पढ़ेंगे, बिकर इन दोनों की ही चीज़ों के हमको क्या करना, हमारे कैलेंडर के आंसर्स को क्या करना है, निकालना, सॉल्यूशन देना। तो कैसे होगा सर, कैसे होगा, क्या फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल सा मेथड होगा आप लोगों के सामने। आपको ओड डे से शुरू करना होगा और ओड डेज पर ही क्या करना होगा, उसे ख़त्म करना होगा। मीन से विषम दिनों की संख्या से शुरुआत करनी होगी और विषम दिनों की संख्या पर ही आप उसे क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कैसे ख़त्म कर देंगे? तो सबसे पहले हम निकालना पड़ेगा, ओड डेज निकालना पड़ेंगे। ठीक है ना, क्या निकालना पड़ेंगे? ओड डेज निकालना पड़ेंगे। अब आपने ईस्वी संवत मीन से एक वर्ष से शुरुआत किया तो देखिएगा ईस्वी संवत अगर आपने निकाला तो एक वर्ष का निकाला, तो हम यहाँ से शुरुआत कहाँ से करेंगे? 100 ईयर से करेंगे। मीन से पहला जो सेंचुरी ईयर कभी भी रहा होगा वो 100 ईयर ही रहा होगा। फर्स्ट सेंचुरी ईयर कौन सा रहा होगा? 100 ईयर ही रहा होगा। तो इन 100 ईयर्स में हमको निकालना है कि हम कैसे इसमें विषम दिनों की संख्या या ओड डेज की संख्या निकालेंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? हमें ओड डेज मीन्स विषम दिनों की संख्या फाइंड करनी है। ओड डेज फाइंड करने, क्या फाइंड करने? ओड डेज फाइंड करने। ओड डेज फाइंड करने तो हमारा जो पहला वर्ष या पहला शताब्दी वर्ष रहा होगा वो कौन सा रहा होगा? 100 रहा होगा। और हमें अच्छे से पता है 100 को हमें किससे डिविजिबल करना रहता है? हमें 100 को मतलब शताब्दी वर्ष को किससे डिविजिबल करना रहता है? 400 से। अब ऐसा हो सकता है क्या? ये मैथमेटिकल के अनुसार तो बिल्कुल सच्ची घटना हो जाएगी कि हाँ 100 का आप 400 से भाग दे दो या वगैरह वगैरह कर दो या 400 से इसको भाग दे दो, पर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना होगा, इसे सबसे पहले दो भागों में तोड़ना होगा। कैसे? एक में मुझे ऑर्डिनरी ईयर लेने होंगे और एक में मुझे लीप ईयर लेने होंगे। अब ऑर्डिनरी ईयर लेने के लिए मुझे 4 से डिविजिबल करना होगा, मीन्स लीप ईयर निकालने हैं तो मुझे 4 से डिविजिबल करना होगा। तो मैं ऐसी कौन सी संख्या करूँ जो 4 से डिविजिबल हो जाए? तो मैंने क्या करा, इसमें से एक को माइनस कर दिया और 99 ले लिया। क्या ले लिया? 99 ले लिया। अब क्या 99 4 से डिविजिबल हो सकता है? सिंपल सी बात है, 99 आपका क्या हो सकता है? 4 से डिविजिबल हो सकता है। कैसे होगा करके देख लेते हैं। ठीक है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो आपके लीप ईयर कितने निकले? 24। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आपके 100 सालों में 24 लीप ईयर है, 100 वर्षों में आपके पास में 24 लीप ईयर हैं, तो साधारण वर्ष कितने होंगे? तो सिंपल सी बात है, 100 में से आप क्या करें, 24 को माइनस कर दे, जो बाकी बचे हुए वो भैया साधारण वर्ष तो होंगे। तो कितने निकल कर आ जाएंगे? 76 साधारण वर्ष निकल कर आ जाएंगे। मीन से क्या निकल कर आ जाएंगे? आपके 76 क्या हो जाएंगे? आपके नॉर्मल ईयर हो जाएंगे या फिर आपके साधारण वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल ईयर हो जाएंगे, साधारण वर्ष हो जाएंगे। 100 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो 24 लीप वर्ष होते हैं और उसमें साधारण वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी 76 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमें ओड डेज फाइंड करना है, तो हम ओड डेज कैसे फाइंड करेंगे? इतना फटाफट आपको समझ में आएगा। एक बार और निकाल देता हूँ। मैंने 100 ईयर ही क्यों लिया, शताब्दी वर्ष ही क्यों लिया? कि मुझे पूरे 100 सालों का इतिहास चाहिए। अगर मुझे पूरे 100 सालों का इतिहास चाहिए, 100 सालों की चीज़ें चाहिए, तो मैंने ईस्वी संवत का पहला दिन तो मान लिया कि सोमवार होगा। ठीक है, तो मैंने तो एक साल का माना है, मीन से प्रथम शुरुआत जो होगा उसका माना है। तो मुझे शताब्दी चाहिए, तो मेरा पहला वर्ष शताब्दी तो यही होगा ना, 100 ईयर ही होगा, फिर 200 होगा, फिर 300 होगा, फिर 400, 500, 600 और आज तक जहाँ तक हम आ रहे हैं वहाँ तक का होगा। ठीक है, चलेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? 100 ईयर्स में से आपके 24 ईयर्स तो क्या हो गए? लीप ईयर हो गए और 76 क्या हो गए? आपके नॉर्मल ईयर हो गए। ठीक है, ये निकलना समझ में आ गया कि 24 कहाँ से आया। मैं बार बार बता चुका हूँ 24 कहाँ से आया, फिर से बता देता हूँ। तो क्या होगा? 24 ईयर्स तो आपके क्या हो जाएंगे? लीप ईयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपके लीप ईयर हो जाएंगे। और बाकी के 76 ईयर आपके क्या हो जाएंगे? आपके नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नॉर्मल मीन्स कि आपके साधारण वर्ष हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी है। हमें अच्छे से पता है, मैंने कल भी बताया था, लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? लीप ईयर में ओड डेज की संख्या कितनी होती है? मैंने अभी भी बताया, कल भी बताया था, कितनी होती है? 0-2 होती है। और नॉर्मल ईयर में ओड डेज की संख्या कितनी होती है? नॉर्मल ईयर में ओड डेज की संख्या कितनी होती है?
ऑड डेज की संख्या कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 0 1 होती है। तो नॉर्मल ईयर में कितनी होती है, 2 दिन होती है, तो 24 × 2 तो कितना हो गया 48, ठीक है। 24 × 2 कितना हो गया 48, और यहाँ पर कितना 76, मतलब नॉर्मल ईयर में तो केवल एक ही रहती है, तो कितना हो जाएगा ये 76। अब हमें निकालना है क्या, तो इन दोनों का एडिशन कर दीजिए। इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 8 और 6 14। यहाँ पर कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे, यहाँ पर कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर क्या हो जाए, यहाँ पर दिखे क्या हो जाएगा। देखिएगा 48 + 76 टोटल कितना हो गया। ये आपके क्या हो रहे हैं, ये आपके लीप ईयर हो रहे हैं, और ये आपके क्या हो रहे हैं, आपके ऑर्डिनरी ईयर हो रहे हैं। तो लीप ईयर आपके कितने हो रहे हैं, 48 डेज एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 76 इसमें नॉर्मल ईयर के अंतर्गत हो रहे हैं, ठीक है। चलेगा, तो क्या होगा 8 और 6 14, 4 7 4 11 और 1 12, कितना हो जाएगा 124। तो ये तो 124 वीक्स के अंतर्गत हो रहे हैं। अब हमें तो सप्ताह के विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी, मीन्स 100 साल में कितने दिन ऐसे होंगे जिनमें विषम दिनों की संख्या होगी, तो उसको सप्ताह के हिसाब से निकालना, तो किससे डिविजिबल करना पड़ेगा, 124 से डिविजिबल करना पड़ेगा, मीन्स 7 1 7। और ये कितनी बार जाएगा आपका, ये आपका चले जाएगा 9 टाइम, मीन्स 7 टाइम, मीन्स कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर 0 5 बचेगा, 14 में से 9 गए जाएंगे, तो कितना बचेगा आपका 0 5 बचेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0 5 होती है। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0 5 होती है। मैंने पूरा ब्रीफली बताया, इसके बाद मैं ब्रीफली नहीं बताऊँगा। क्वेश्चन आ रहा है कि बार बार कि ये 48 कहाँ से आया, तो ध्यान से सुनिएगा। 24 ईयर लीप ईयर होते हैं, ठीक है ना, 24 लीप ईयर होते हैं, और हर लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। तो 2 डेज एक्स्ट्रा मीन 24 × 2 मीन कितना 48। तो 48 इसके 76 नॉर्मल ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 1 डेज एक्स्ट्रा होता है। कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 1 डेज एक्स्ट्रा होता है। तो 76 × 1 दोनों को एडिशन किया, हमें वीक के हिसाब से निकालना है, तो वीक के हिसाब से निकाला तो कितने दिन 0 5 मीन्स हमने निकाला। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे विषम दिन कितने हो जाएंगे पूरे 0 5, मतलब 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। 100 सालों में कितने हो जाएगी 5 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 विषम दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे 5 विषम दिन हो जाएंगे, ठीक है। उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए जैसा आपको सुटेबल लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्या होगा, आपने 100 ईयर्स तक तो निकाल लिए, ठीक है ना। अब आगे भी निकालने हैं 200 300 400, तो ठीक है हम लोग आगे और ट्राई करते हैं। पर अब हम आगे इतनी सारी रामायण नहीं गाएंगे कि हाँ वापस उसका 200 में कितना होगा कैसे होगा। देखिएगा कि क्या करना होगा, ये 100s का आपको पता है, 200 300 और 400, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब हमें विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें 100 का तो पता है कितना होगा 5 विषम दिन होंगे। कितने दिन होंगे 5 विषम दिन होंगे। कितने दिन होंगे 5 विषम दिन होंगे। परंतु देखेगा 200 साल, अब 200 साल का वापस से वही इतनी रामायण गाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस 200 साल को आप क्या करिए 2 पार्ट्स में डिविजिबल कर लीजिए। कैसे, एक में 100, एक में 100, सिंपल सी बात है, एक में 100 एक में 100। तो यहाँ से कितना आया 5 दिन एक्स्ट्रा, यहाँ से कितना आया 5 डेज एक्स्ट्रा। तो 5 और 5 कितना हो गया आपके सामने 10 10 मीन्स कितनी बार, एक बार। तो 200 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 03 हो जाएगी। 200 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 200 ईयर में विषम दिन कितने हो जाएंगे आपके 03 हो जाएंगे। 200 ईयर में आपके विषम दिन कितने हो जाएंगे 03 हो जाएंगे। इसी प्रकार आपको क्या करना है 300 में भी यही सिम्टम इस्तेमाल कीजिए। 100 100 और 100 कितना हुआ 5 5 और 5 कितना 15, 7 2 जा 14 और 0 1। तो सिंपल सी बात है 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 300 वर्षों में 300 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी 0
1 हो जाएगी, 0 1 हो जाएगी। अब देखिएगा 400, ये चीज़ें हम लोगों ने इसलिए करी क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं हो रहे थे। क्या हो रहे थे? 400 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं हो रहे थे। परंतु आपका 400 तो 400 से बिल्कुल डिविजिबल हो सकता है, 400 तो पूरा आपका डिविजिबल हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्या 400 से 400 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? एक बार के अंतर्गत जाएगा। और कैरी में कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब पूरा भाग जा रहा है तो कितना भाग जाएगा? पूरा 0 आएगा। तो 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0 वर्ष होती है। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी 0 वर्ष हो जाएगी। और अगर इससे भी निकालना है तो ध्यान देखिएगा, 100 साल तक का तो आपको समझ में आ गया। 5 5 5 कितना हुआ? 20 हुआ। ठीक है, 20 हुआ। परंतु एक वर्ष 400 साल, ये लीप वर्ष नहीं होंगे, पर ये 400 साल तो स्वयं अपने आप में एक लीप वर्ष है। तो एक एक्स्ट्रा डे, एक लीप ईयर इसमें और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 21, 7 7 3 जा 21 और कितना आया आपका? 0 आया। तो सिंपल सी बात हो गई, क्या हो गई? 100 सालों में विषम दिनों की संख्या 5, 200 सालों में 3, 300 में 0 1 और 400 में कितना? 0। 400 में कितना आपका? 0 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको पूरा ब्रीफली समझाया था आपको, बाकी सारे को पृथक पृथक करके अच्छे से समझा दिया, डिविजिबल करके समझा दिया। अब यही चीज़ें बस याद रखनी है थोड़ी सी कि 100 ईयर्स में कितने दिन एक्स्ट्रा? 5, 200 में कितने दिन एक्स्ट्रा? 3, 300 में कितने दिन एक्स्ट्रा? 0 1 और 400 में कितने दिन एक्स्ट्रा? तो 0। सिर्फ इतनी सी ही चीज़ें याद करनी है, उसके अलावा आपको बहुत कम ऐसी चीज़ें होंगी जो मेमोराइज करनी है। और अब ये याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने इसको पूरी तरीके से सॉल्यूशन में कर दिया है। ठीक है, अब याद करने की आवश्यकता नहीं है कि इन्हें रटना पड़े, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोर्ड पर ध्यान से देखिए, आपको पूरा ब्रीफ करके समझाया गया है। ठीक है, 76 ईयर, 24 ईयर, इनके बारे में भी जानकारी दी है, फिर 200 के बारे में भी जानकारी, फिर 300 के बारे में भी जानकारी और 400 के बारे में भी पूर्णतः जानकारी दी है। 400 पूरे 400 साल को 400 से क्यों डिविजिबल करा? आपको पता है लीप शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्षों में अगर लीप वर्ष निकालने हो तो उन्हें 400 से डिविजिबल करना होता है। कितनों से डिविजिबल करना रहता है? 400 से डिविजिबल करना रहता है, इसलिए उसे 400 से डिविजिबल किया। ठीक है, ये थी इतनी सारी जानकारी। ठीक है ना। अब अगर आगे का भी निकालना हो तो आगे का भी निकाल सकते हैं। जैसे मुझे 500 का निकालना हो, ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ़ कर देता हूँ, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा रफ़ कर देता हूँ। रफ़ करने के बाद देखिएगा, अब मुझे 500 का निकालना। 500 का वैसे वर्बली भी निकाला जा सकता है, पर फिर भी मैं आपको करने का तरीका बता देता हूँ, क्योंकि अब आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसके एक्स्ट्रा डेज आपको निकाल कर लेकर आने होंगे। देखिएगा क्या होंगे। अगर मुझे 500 का निकालना है, सपोज मुझे 500 ईयर में विषम दिन निकालने, तो मैं ऐसे थोड़ी ना करूँगा कि इनको 5 भागों में बांट दिया। क्यों? अब ऐसा करने की मेरे पास में कोई आवश्यकता ही नहीं बची। क्यों? क्योंकि मेरे पास में अब ये 400 से बड़ा नंबर है। कौन? 400 से बड़ा नंबर है ना 500। शायद मेरे को तो लगता है 500 शायद बड़ा नंबर है, आप लोगों का पता नहीं कि आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता, पर 400 500 से थोड़ा तो बड़ा होता ही है। ठीक है, चलिएगा। तो अब इसको हम 500 से मीन्स 400 से डिविजिबल कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, डिविजिबल कर सकते हैं। तो कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा। और नीचे कैरी में कितना आएगा? 100 आएगा। तो हमें पता है 100 कैरी में नीचे आया तो 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? यहाँ से जितना कैरी में आया हमें पता 100 आ गया। अब 100 में मुझे आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। कितना दिन होंगे? 5 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 5 दिन। तो 500 साल के अंतर्गत भी क्या हो जाएगा? 500 में भी क्या हो जाएगा? 0-5 डेज क्या होंगे? जो विषम दिनों की संख्या होंगे। और इससे पहले ही जैसे मैंने इन पढ़ाया था, उससे पहले ही बोल दिया था कि हर 400 साल के बाद कैलेंडर क्या होता है? रिपीट होता है। हर 400 के बाद कैलेंडर क्या होता है? रिपीट होता है। तो देखिएगा 100 में क्या था? 100 में क्या था? 5। 100 में क्या था? 5। अगर अब मैं उसमें 400 साल ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा? 500। और 500 में भी आपके विषम दिनों की संख्या कितनी आ रही? 100। तो क्या ये थ्योरी गलत साबित तो नहीं हो गई? बिल्कुल गलत साबित नहीं हुई, बिल्कुल सही साबित हुई कि हर 400 साल के बाद कैलेंडर क्या होता है? ईच एंड एवरी ईयर के बाद आपका रिपीट हो जाता है। हर 400 ईयर के बाद आपका कैलेंडर क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि हर 400 साल के बाद आपका कैलेंडर क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है।
ठीक है, क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। ठीक है, अब आगे के आप लोग को खुद को निकालना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा। 100 में 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 में 1 होते हैं, 400 में 0 होते हैं। अब आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, आपको खुद सॉल्यूशन देना है कि इनके विषम दिनों की संख्या क्या होगी, किस किस के निकालने, ध्यान से देखिएगा। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, आपको इनमें क्या करना है, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी। कौन कौन से, 1100, फिर 1200, फिर 1600, 1700, 2100, ठीक है, 1900। या आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि इनमें विषम दिनों की संख्या क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि 1100 के विषम दिनों की संख्या, 1200 के विषम दिनों की संख्या, 2100 के विषम दिनों की संख्या, 1600 के विषम दिनों की संख्या, 1700 के विषम दिनों की संख्या और 1900 के विषम दिनों की संख्या क्या होगी। एक और लिख लीजिए, 1800, इसका भी बताना है कि इसमें विषम दिनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन थे। अभी तक हमने जो पढ़ा उसको अच्छे से मेमोराइज़ करिएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। जितना भी डाटा आपने पढ़ रखा है उसको अच्छे से रिसोल्यूट करिएगा और अच्छे से उसको कंप्लीट करिएगा। चाहे नोट्स भी बना लीजिए, कैलेंडर्स के हर डाउट आपके सामने दिए जाएंगे। खासकर एसएससी और एसएससी सीजीएल के प्रश्नों पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, आपके 3 ऐसे एडिशन एग्ज़ाम होंगे जिन पर ज़्यादा फोकस कर आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, क्योंकि इनसे अगर आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो आप कोई से भी एग्ज़ाम का रीजनिंग आराम से क्रैक्ड कर सकते हैं। वो 3 एग्ज़ाम कौन कौन से होंगे, एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल और बैंक लेवल का रीजनिंग। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, बैंक लेवल का रीजनिंग। ये तीनों ही लेवल के रीजनिंग हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। उड़ान क्लासेस में आपका बिल्कुल आपके सहयोग से साथ में है। इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इन आंसर्स को कमेंट पे ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।